नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। डबल ट्रबल। डबल ट्रबल क्या है? डबल ट्रबल एक तो हमारे सर जी की है डबल ट्रबल, और ये हो गई है कि भाई उनकी बेल की एप्लीकेशन को अर्जेंट हियरिंग से मना कर दिया गया है और उनको कहा है कि अब आप अगले हफ्ते आइए। अब अगले हफ्ते से पहले तो रविवार आता है, रविवार को 2 जून होती है और 2 जून को तो उनको अंदर जाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब फंस गए। अब उन्होंने जो तरह तरह के अपने तरीक़े इस्तेमाल किए हैं, जो तरह तरह के बहाने बनाए हैं, वो नायाब हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कि सही बात तो ये है कि मेरे को पीटी सीटी स्कैन्स कराने हैं, पूरी बॉडी के स्कैन्स कराने हैं। पूरी बॉडी के स्कैन्स इसलिए कराने हैं कि मुझको डायबिटीज़ भी है, मुझको अन्य बीमारियां भी हैं, मुझको कैंसर भी हो सकता है और पता नहीं क्या क्या जितनी भी बीमारियां बताई गई हैं मेडिकल साइंस में, वो सारी मुझको हो सकती हैं। इसलिए ये मेरा पूरा गहन अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सी बीमारी मुझको सूट करती है, जिसके अनुसार मैं परमानेंट बेल पर रह सकूं। अब इसके लिए हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत कोशिश की और जजेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने का प्रयास किया, लेकिन अब भाई उन्होंने तो लिफ्ट ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि ऐसी बात तो है ही नहीं, आपको तो भाई देखिए जजमेंट रिज़र्व है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। और ये जो आपने अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई है अर्जेंट हियरिंग की, इसको हम डिसाइड नहीं करेंगे, इसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताया जाता है कि वो अभी देश में है नहीं, तो जब आएंगे तब तय करेंगे। तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते लगाई जाए। लीजिए साहब, गई भैंस पानी में। तो बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के स्पेशल जो है वो ताल्लुकात हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब तो अभिषेक मनु सिंघवी और हमारे दूसरे जो है कपिल सिब्बल साहब, उनके कम से कम अर्जेंट हियरिंग में डेट देने में तो बहुत ही लिबरल है। उनको रिलीफ दें या नहीं दें वो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये छोटे मोटे मामले हैं जैसे अर्जेंट हियरिंग देनी, बाकी लोगों का चलता रहेगा, सालों साल हर हियरिंग नहीं होगी, उससे क्या अंतर पड़ता है। ये लोग तो स्पेशल हैं, वीवीआईपी हैं, कपिल सिब्बल हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो गए हैं अब, और इधर ये अभिषेक मनु सिंघवी हैं, इनके तो पता नहीं कितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनके जजेस, इनके चेले बैठे हुए हैं। संजीव खन्ना जी भी तो आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट में ही थे। खैर, हम किसी भी प्रकार का कोई एस्पर्शंस कास्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है, इसको मान कर चला जाए। तो ये पहली ट्रबल, तो पहली ट्रबल में हमारे सर जी फंसे हुए। सेकंड ट्रबल जो है वो और भी घनीभूत है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये वैसे तो जयशंकर प्रसाद जी ने किसी और संदर्भ में कहा था, लेकिन यह संदर्भ हमारे इंडी अलायंस वालों के लिए पूरी तरह परफेक्ट लागू होता है। 1 जून को साहब लोग जो हैं वो सारे के सारे मिल रहे हैं। इंडी अलायंस की बड़ी मीटिंग कन्वीन की गई है खड़गे साहब द्वारा। खड़गे साहब उसमें क्या क्या तय करेंगे मैं आपको बताता हूँ। खड़गे साहब पहले ये तय करेंगे कि भाई देखिए, इंडी अलायंस जो है वो 4 तारीख के बाद में कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। पहली बात जो उसमें वो कहेंगे कि देखिए, सबसे पहली बात ये मानिए कि हम कोई रोना धोना नहीं करेंगे। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होंगे और रिज़ल्ट में ये तय हो जाएगा कि हमारी 100 सवा 100 सीटें ही आ रही हैं, इससे अधिक नहीं आ रही हैं, और कांग्रेस पार्टी की 50 से कम सीटें आ रही हैं, जैसे ही ये निश्चित हो जाएगा तो हम कतई रोना धोना नहीं करेंगे। ये पहला रेजोल्यूशन उसमें लिया जाएगा। ये सारे के सारे सीक्रेट रेजोल्यूशंस होंगे, इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो रोना धोना नहीं करेंगे, ये पहले तय किया जाएगा और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा। तो उसमें जो आप जानते हैं कि टॉप बहाने क्या किए जाएंगे, उसके बाद रूपरेखा बनाई जाएगी कि हम इस रिज़ल्ट को नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि देखिए, हमने पूरा आकलन किया था, हमने सारे वोटर्स का सर्वे किया था, जितने भी वोटर्स आए थे उनसे सबसे हमने पूछा था और उनके हिसाब से हमारी 350 सीटें आ रही थी। लेकिन ये 350 सीटें जो हैं हमारी नहीं आके और एनडीए की आ गई हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और इस बहुत बड़े घोटाले में ईवीएम तो रिस्पॉन्सिबल है ही, ईवीएम का दायित्व है
दायित्व ECI का भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, लेकिन साथ में हम सुप्रीम कोर्ट को भी उत्तरदायी ठहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्यों उत्तरदायी ठहराते हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट को हम इसलिए उत्तरदायी ठहराते हैं कि हम लगातार कहते रहे कि EVM पर हमारा विश्वास नहीं है, हमको बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से कराया जाए, न केवल बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से कराया जाए बल्कि हमको उस प्रकार से किया जाए जैसे कि 1952-1957 में चुनाव होते थे। आपको पता है 1952 और 1957 में चुनाव कैसे होते थे? 1952 और 1957 में नेहरू जी की सरकार थी, और नेहरू चाचा की सरकार जो थी वो चुनाव इस प्रकार कराती थी, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करती थी कि कोई भी जो पोस्टल पेपर है वो मार्क नहीं किया जाता था। पोस्टल पेपर पे मार्किंग नहीं होती थी, पर पोस्टल बैलेट पेपर जिसको कहते हैं वो बैलेट पेपर भी नहीं होता था। एक छोटा सा कार्ड दे दिया जाता था व्यक्ति को और सामने रख दिए जाते थे पीपे, जिनको बैलेट बॉक्सेस भी कहते थे, और उन बैलेट बॉक्सेस में चिन्ह चिपका दिए जाते थे और कोई भी व्यक्ति कार्ड लेता था, साइंड कार्ड, और उसको ले जाके अपने मन के पीपे में डाल देता था। और जब बाद में खोले जाते थे वो पीपे, और पीपे करके एक जगह मिक्स किए जाते थे, उसके बाद बहुत ही आसान था, किसी भी एक गट्ठर में से 2-3 हज़ार आप आराम से वो कार्ड्स उठा सकते थे और उठा के दूसरे गट्ठर में डाल सकते थे। ऐसा काम किया भी गया था। तो अब हम ये डिमांड करेंगे, यानी हम का मतलब है कि जो इंडिया अलायंस जो मीटिंग होगी वो ये डिमांड करेगी कि साहब बैलेट बॉक्सेस पे भी हम नहीं जाना चाहते, हम बैलेट पेपर्स पे भी नहीं जाना चाहते, हम चाचा नेहरू के सम्मान में चाचा नेहरू का जो सिस्टम था हम उस पर जाना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन है इसको रिजेक्ट किया जाए और चाचा नेहरू वाले सिस्टम से दोबारा किया जाए, और उसमें इंडिया अलायंस को यह अधिकार दिया जाए कि सारे के सारे जो हैं रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और पूरा का पूरा काउंटिंग स्टाफ वो स्वयं अपॉइंट करेंगे। जब तक कि यह अनुमति नहीं दी जाती तब तक भारत की जो डेमोक्रेसी है न केवल फ्लॉड डेमोक्रेसी रहेगी अपितु इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी रहेगी। उसके बाद प्लान करेंगे 1 तारीख को, उनकी पूरी प्लानिंग की जाएगी कि भाई आगे किस प्रकार के आंदोलन करने हैं, और उस आंदोलन में ये कहा जाएगा कि आप नरेंद्र मोदी को डिस्क्वालीफाई कीजिए। डिस्क्वालीफाई करने का आधार क्या होगा? ये बहुत बड़ा आधार होगा। देखिए, इस व्यक्ति ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दुस्साहस किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री केवल हमारे चाचा नेहरू बन सकते हैं, और चाचा नेहरू का यह अपमान है कि कोई चाय वाला, कोई अदना व्यक्ति, कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो अभिजात्य वर्ग से ना हो, जो संभ्रांत ना हो, जो एलिटिस्ट ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है उसके पास कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसलिए नरेंद्र मोदी को परमानेंट डिस्क्वालीफाई किया जाए। इस बात को लेकर आंदोलन की रूपरेखा की जाएगी, और उस रूपरेखा में उसका आंदोलन का नाम रखा जाएगा। उस आंदोलन का नाम मेरे विचार से ये होगा, मोदी क्विट पीएमशिप। थोड़ा बड़ा हो गया? नहीं, तो फिर आप लोग भी सोच के नीचे टिप्पणी में बता दीजिए कि ये जो आंदोलन होगा उसका नाम क्या होना चाहिए। क्विट इंडिया तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्विट इंडिया में तो फिर मोदी इंडिया छोड़ के कहाँ जाएंगे? उनको तो कहीं दूसरी जगह का आप लोग वीज़ा भी नहीं लेने देते, तो फिर वो छोड़ के तो कहीं और जा नहीं सकते। तो ज़रा इसके लिए अच्छा सा डिज़ाइन किया जाए कि किस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद फिर कहा जाएगा कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो परमानेंट ब्लॉक कब तक रहेंगी, जब तक मोदी रिज़ाइन नहीं कर देता। और उसके बाद फिर दिल्ली के अलावा और भी जितने बड़े शहर हैं वहाँ सबकी ही सड़कें जो है वो ब्लॉक की जाएंगी कि न केवल मोदी रिज़ाइन करेगा, मोदी के बाद आने वाले और भी बीजेपी के पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर सब रिज़ाइन करेंगे, जब तक कि इंडिया अलायंस को ये अधिकार न दे दिया जाए कि बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा बीजेपी की तरफ से वो इंडिया अलायंस अपॉइंट करेगा। तो ये जो डबल ट्रबल है उस डबल ट्रबल को संभालने के लिए हमारे सर जी और हमारे खड़गे जी वो पूरे प्राणपण से लगे हुए हैं, और क्योंकि भारत को उन्हें आगे ले जाना है, क्योंकि भारत को उन्हें पूरी तरह से पाताल लोक में स्थापित करना है, और उनके अनुसार पाताल लोक ही वो है एक अवस्था है, और पाताल लोक ही ऐसा लक्ष्य है जिसमें भारत को जाना चाहिए, जो भारत की एक
हम कह सकते हैं कि परिणति है, एक स्वाभाविक परिणति है, इसलिए उसके लिए पूरे प्रकार से उनको उद्यम करना है, उद्योग करना है और उसके बाद फिर वो आपस में झगड़ा करेंगे कि भाई इस उद्यम का, इस उद्योग का, इस आंदोलन का नेता कौन होगा। क्या राहुल गांधी को इसका नेता बनाया जा सकता है? तो ममता बनर्जी ने चूंकि इसमें शामिल होने से मना कर दिया है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसका नेता कौन बनेगा, तेजस्वी यादव बनेंगे या लालू यादव बनेंगे या कि राहुल गांधी को ही इसका नेता रखा जाएगा। इस डबल ट्रबल पे आप आगे के अपडेट्स हमसे लेते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।